सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। एक लगारी सब पे भारी में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश अनस और प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे सिंधी सकाफत के हवाले से, क्योंकि सिंधी सकाफत के हवाले से आज सिंध भर में यौम सकाफत मनाया जा रहा है और इस दिन की मुनासबत से सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात का एहतमाम किया गया है। साथ साथ बड़ी तादाद में नौजवान टोलियों की शक्ल में रोड्स पर निकले हुए हैं और सिंध से मोहब्बत की, अपनी सकाफत से मोहब्बत के हवाले से नगमे और तराने भी गाए जा रहे हैं। शुरका सिंधी सकाफत को उजागर करने के लिए सिंधी टोपी और अजरक पहने शिरकत भी कर रहे हैं। लगारी साहब, आज के दिन की मुनासबत से आप क्या कहेंगे? आज का ये जो कल्चरल डे मनाया जा रहा है, ये हमें क्या मैसेज दे रहा है? बात यह है कि ये पहले इस तरह से ये दिन नहीं मनाया जाता था। ये पिछले 10-12 साल से मनाया जा रहा है। एक टीवी एंकर ने साबिक सदर जरदारी साहब पर तनकीद करते हुए कहा था कि जी अपना ये जो सदर हैं ये सिंधी टोपी पहनकर बैठे होते हैं और इन्होंने जो है अपनी बाछें खिली हुई होती हैं और ये सिंधी और टोपी और अजरक की तरफ जा रहे होते हैं। तो वो किसी की बात ये समझ में नहीं आई, भाई इसमें सिंधी टोपी में या अजरक में कौन सा ऐसा कसूर है या कौन सी ऐसी गलत बात है कि आपको बुरी लग रही है। तो एंकर्स की इस बात पर रद्दअमल हुआ और सिंध भर के लोगों ने अपना ये दिन मनाना शुरू कर दिया, सिंधी कल्चरल डे। पहले सिंधी अजरक टोपी डे होता था, फिर इसको सिंधी कल्चरल डे के तौर पर मनाया जा रहा है और ये एक बहुत अहम इवेंट बन गया है साल का। इस मौके पर पूरे शहरों में, सिंध भर के शहरों में लोग घरों से बाहर निकलते हैं, तकरीबात करते हैं, गाने गाते हैं, तराने गाते हैं और सिंध जिए, सिंधवारा जियन, सिंधी टोपी अजरकवारा जियन, ये गाने गाए जाते हैं। बहुत अच्छा एक कल्चरल डे होता है। बहुत अच्छा ये होता है और लगारी साहब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में इस हवाले से डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी हम प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक अपने पहले क्लिप के जाने बढ़ेंगे। नाज़रीन, जस्टिस रिटायर्ड सरदार रजा ने 6 दिसंबर 2014 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा संभाला था और उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो 6 दिसंबर 2019 को मुकम्मल हो जाएगी। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म इमरान खान को 3 नाम भिजवाए हैं और तजवीज़ दी है कि इनमें से किसी एक को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाए। अब देखना यह है कि मुख्तलिफ मामलात की तरह क्या इस मामले में हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर आ सकेंगी और किसी एक नाम पर इत्तेफाक हो सकेगा? इस हवाले से आपको क्लिप दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। जनाब, क्लिप आपने देखा। लगारी साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो रहे हैं और इस आईनी मनसब पर तकर्री के हवाले से शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब में कोई इत्तेफाक राय पैदा होना बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है इत्तेफाक राय पैदा हो जाएगा? नहीं, सरदस्त तो नहीं लग रहा है कि इमरान खान और मियाँ शहबाज शरीफ एक पेज पर आ सकेंगे। वो तो मेरे ख्याल में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लें तो ये बड़ी बात है, मुसाफिया कर लें तो बड़ी बात है। दिल मिलें ना मिलें, गले भी नहीं मिलेंगे, ये ना इनके सर मिलेंगे ना इनके दिल मिलेंगे। ये इस वक्त की सूरत हाल है और ये एक आइन में इसका हाल भी मौजूद है। अगर एक दोनों में इत्तफाक राय ना हो तो किसी और इदारे के पास जाना है, अगर उस तरह से ना हो तो कोई और तरीका का अख्तियार करना है, बिलाखिर जाकर होगा। और जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएंगे वो अगर इमरान खान का ख्याल है कि मेरे ताउन न करने से बाकी जो इदारे हैं वो मेरे लिए सोचेंगे और मेरे लिए ही सब कुछ किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ उनके लिए तैयार हो और हर हलवा उनके लिए तैयार हो और हर किस्म का जो अच्छी चीज़ है वो उन्हीं के लिए तैयार की जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अच्छा लगारी साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिटायरमेंट पर नए चीफ का जो तकर्रुर होना है ये एक आईनी मनसब है, लेकिन इस हवाले से भी हम देख रहे हैं कि एक तनाज़ा सा बन रहा है। तो अगर हर मसला सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? नहीं, देखें, सुप्रीम कोर्ट के पास तो वैसे भी जाना है। ये मामला जब नहीं हल होगा यहाँ पर, अगर हुकूमत और अपोजिशन के जो लीडर हैं
लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन अगर इस बैठ को इस मसले को तय नहीं करेंगे तो ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और इंतज़ामी मामले के तौर पर जाएगा, ये अदालती मामले के तौर पर नहीं जाएगा, फिर डिस्क्रिशनरी मामला हो जाएगा। और मेरा ख्याल ये है कि फिर जस्टिस आसिफ सईद खोसा के पास बतौर चीफ जस्टिस जाएगा, और लेकिन उनको ही किसी अदालती कार्रवाई के बगैर ही इसका फ़ैसला करना होगा, इंतज़ामी फ़ैसले के तौर पर। मेरे ख्याल में एक बड़ी बात होगी और उससे आपको समझ में आएगा। और उनके एक तो मियाँ शहबाज शरीफ ने उनके भाई का नाम भी डाला है, बड़े भाई का, नासिर साहब का। पिछली दफ़ा जो है नासिर साहब का नाम जो है, नासिर खोसा का नाम इमरान खान ने दिया था वज़ीर आला के लिए और फिर वापस भी ले लिया था, और फिर उसके बाद अस्करी साहब वज़ीर आला बने थे, निगरान वज़ीर आला। और इस बार जो है वो शहबाज शरीफ ने नाम पेश किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए। जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा के पास 6 नामों में उनके अपने भाई का नाम भी होगा। तो देखते ही हैं कि मामला कहाँ जाता है और कब कैसे हल होता है। लेकिन लगारी साहब, खान साहब ये कहते हैं कि वो अब बात नहीं करेंगे। क्या जमहूरियत में ऐसा होता है कि आप बात ही ना करें? ये पाकिस्तान की जमहूरियत है और 21वीं सदी की जमहूरियत है और 21वीं सदी के दूसरे अशरे के आखिरी साल की जमहूरियत है, और उसमें इमरान खान साहब का दौर है और वो हर चीज़ को समझ रहे हैं कि मैंने इसको क्रिकेट की तरह खेलना है। और ठीक है, क्रिकेट की तरह ही अगर खेल कर देखना है इन्होंने पार्लियामेंट को, अदलिया को और इंतज़ामिया को और पाकिस्तान के मामलात को, तो नहीं है ऐसा कि वो खेल पाएंगे। हर टीम मुखालिफ जो है उसके साथ तो आपको मुखालिफ ही होकर खेलना पड़ता है, लेकिन अपने मुल्क के अंदर हिज़्ब इख्तिलाफ के बग़ैर आप चल नहीं पाते। और एक ऐसी पार्लियामेंट में जिसमें आपकी अक्सरियत है ही नहीं ना, आप कौमी असम्बली में चंद सीटों की अक्सरियत रखते हैं, सेनेट में आपके पास अक्सरियत नहीं है, पार्लियामेंट में आप 2/3 अक्सरियत रखते नहीं हैं, तो आप कैसे जाकर कोई काम करेंगे? अब तक जो बिल पास होते रहे हैं, ट्रेजरी बिल, वो तो अपोजिशन की भी एक मजबूरी थी कि उसने साथ दिया, इसके अलावा कोई कानून साजी तो कर ही नहीं सके हैं ये। ठीक। और इस बात पर खुश हैं कि हम ट्रेजरी बिल मंजूर कराते रहे हैं। लगाई साहब, अब संगीन गद्दारी केस के हवाले से बात करते हैं, जिसका फैसला साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ 28 नवंबर को सुनाया जाना था, लेकिन अदालत ने महफूज फैसला सुनाने से रोकते हुए विफाकी हुकूमत को 5 दिसंबर तक इसमें नया प्रोसिक्यूटर तैनात करने का हुक्म दिया। इस हवाले से आपको एक क्लिप दिखा दें। लगाई साहब, आप क्या समझते हैं कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो मुकदमा है वो आला अदलिया में किसी तनाज़े का सबब बन रहा है? बज़ाहिर तो यही लग रहा है। जिस तरह से फैसला सुनाने की डेट आ गई थी और जिस तरह से वो जो खसूसी अदालत है जिसने इस मुकदमे को सुना है उसमें भी आला अदलिया के जज साहिबान हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई बाहर से नामज़द किए गए थे, बल्कि सर्विंग जज साहिबान हैं और जिन्होंने इस मामले को सुना है। अभी भी ये मामला देखा जाएगा कि ये जुरिस्डिक्शन का मामला होगा कि वफाक के इतने अहम मुकदमे पर जो आर्टिकल 6 के तहत बना था, क्या हाई कोर्ट जो है उस फैसले पर अपनी जो है वो ये स्टे दे सकती थी या रोक सकती थी, या इसकी कोई और ताबीर व तशरीह होती है या कोई और बात होती है, जो बहरहाल कोर्ट में देखने का है। और जिस तरह से उस कोर्ट ने ये रिस्ट्रेन दिया है, ये रोका है इसको, और जो है वो अपना मामला अगर सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र होता है तो भी एक नई सूरत हाल पैदा होती है। सुप्रीम कोर्ट पर वैसे भी कोई कम मुश्किलात नहीं हैं और उसके पास एक और रास्ता भी है, तो देखते हैं क्या होता है। लगाई साहब, साबिक हुकूमत ने ये मुकदमा कायम किया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रही, इसकी क्या वजह है? इससे ताल्लुक ज़ाहिर हो गया है। लोग कहते थे जी परवेज़ मुशर्रफ के आधे वज़रा तो इमरान खान के वज़रा बने हुए हैं, तो अब ये तो तब्दीली है। तब्दीली यूँ आई है कि इमरान खान ने परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर वापस ले आए और उनकी काबीना में शामिल वज़रा को अपने वज़रा के तौर पर शामिल किया और उनके दिफा पर वफाक इस हद तक चला गया है कि उसने परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ सुनाए जाने फ़ैसले को रुकवा दिया है। तो ये तो बहरहाल ताल्लुक़ तो कम अज़ कम एक बात इस्टेब्लिश होती है कि इमरान खान जितना भी कहें कि जी हम जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मुखालिफ रहे हैं और हम उनके ख़िलाफ़ जिदोजहद करते रहे हैं और हम जेल में चले गए थे, तो आप जेल में कैसे गए थे, क्यों गए थे, और ये सारी चीज़ें तो अब सामने आ रही हैं।
ठीक है, अपने अगले लड़ेंगे। और नाज़रीन, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी या असर नो ताजिनाती के हवाले से पिछले दिनों जो सारा मसला हुआ था उस पर फवाद चौधरी साहब क्या कहते हैं और माजी में यूसुफ रजा गिलानी साहब इस मामले में क्या कहते रहे हैं, इस हवाले से भी आपको क्लिप दिखाते हैं। साबिक सदर जरदारी से मुशावरत के बाद जनरल कयानी की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें जो तोसी की थी, क्या वो आईनी थी? देखें, आईनी तो कुछ भी नहीं था। आईनी ये नहीं था कि अयूब खान जो है वो बार बार अपने आप मुद्दत मुलाजमत में तोसी देते जाएं। वो सारी की सारी तोसी गैर आइनी होती रही है। उसके बाद जो जनरल ज़ियाउल हक ने अपने आप को बार बार तोसी दी वो भी गैर आइनी थी। ना तो आइन में उसका जिक्र है, ना आर्मी एक्ट में। और दूसरा, आर्मी एक्ट जो है वो आर्मी चीफ को की बहस नहीं करता है। वो तमाम प्रिंसिपल ऑफिसर्स, तमाम स्टाफ ऑफिसर्स, तमाम जो हैं वो फार्मेशन ऑफिसर्स, मेजर जनरल्स, लेफ्टिनेंट जनरल्स तक के उनको उनकी मुद्दत मुलाजमत या उनकी मुलाजमतों के जो है उसकी तशरीह करता है। आर्मी चीफ का जो ओहदा है, वो मनसब है, वो है आइनी ओहदा। उसके बारे में जो भी फैसला करना होगा वो आइन के अंदर करना होगा और उसके अंदर जो भी शराइत तय करनी होगी वो आइन के मुताबिक तय करनी होगी और आइन ही के तहत तय की जाएंगी। और आइन में एक तरमीम करनी पड़ेगी इस आर्टिकल 243 में, तभी ये मामला हल हो सकेगा। लेकिन लगारी साहब, फवाद चौधरी साहब का ये कहना दुरुस्त है कि तौसी के हवाले से आर्टिकल 243 में सिरे से कोई अभाम मौजूद ही नहीं है? नहीं, कहीं भी नहीं है। उसके अंदर तौसी का लफ्ज़ नहीं है, उसके अंदर असर नौ मुलाजमत का लफ्ज़ नहीं है, बल्कि उसमें तो तनख्वाहों और मराद का ये जिक्र है कि बाद में रूल्स बनाए जाएंगे। अभी वो भी जिक्र नहीं है, उसके अंदर वो भी नहीं बनाया गया है। अभी तक उस मनसब का क्या वो होगा, तरीक़ाकार तकर्री के बाद जो है वो कितनी मुद्दत के लिए रहेंगे, उसका भी कोई तयन नहीं है। देखें, ऐसा था कि जब ये आइन बना है उससे पहले, इस आइन के बनने से पहले, उसके पहले अबूरी आइन बना था, तब भी जो हमारे यहाँ सकूत ढाका के बाद जो आर्मी चीफ बनाए गए थे वो फुल जनरल भी नहीं थे, वो 3 स्टार जनरल थे, वो लेफ्टिनेंट जनरल थे गुल हसन साहब। और गुल हसन साहब को 4 स्टार जनरल का टाइटल भी नहीं मिला था। उसके बाद ये हुआ कि आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कमांडर इन चीफ के ओहदे को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे में बदल दिया गया। लेकिन आइन के अंदर ऐसी कोई सराहत मौजूद नहीं है कि इस अपॉइंटमेंट के बाद उनकी मुद्दत मुलाजमत क्या होगी, ये नहीं है। इसके अंदर उनको असर नौ जो है उसका तकर्रुर हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्सटेंशन दी जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और उनकी तनख्वाह और मराद क्या होंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आर्टिकल 243 जो है वो इस लिहाज से नामुकम्मल है कि उसके अंदर ये तय नहीं है ये चीज़ें कि एक्सटेंशन का मामला या मुद्दत का मामला। अगर मुद्दत तय हो जाती है कि भाई आर्मी चीफ की मुद्दत इतनी है, चूँकि सेरेमोनियल चली आ रही थी कि 3 साल है, तो अगर कोई इसका स्टैंड लेता कि जनाब मुद्दत मुतय्यन नहीं है तो आइन में तरमीम हो जाती। लेकिन अब भी आइन के अंदर आपको फैसला करना पड़ेगा, आर्मी एक्ट इस मसले का हल नहीं निकाल सकेगा। अच्छा, शेख रशीद साहब इस सारे मामले पर क्या कहते हैं, इस हवाले से भी हम आपको क्लिप दिखाते हैं। अच्छा लगारी साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत का क्या ये इतराफ़ काफ़ी है कि हुकूमती टीम ने सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत का जो मौक़िफ़ पेश किया उसमें बहुत सारी गलतियाँ थी। आर्मी चीफ के मामले पर जैसे ये बात सामने आई कि हुकूमत की जानिब से बहुत सारी गलतियाँ थी, क्या ये मौक़िफ़ सिर्फ जो है वो मान लेना दुरुस्त होगा? नहीं, बात तो ये है कि गलतियाँ तो की हैं हुकूमत ने। आज अगर गलतियाँ ना की होती तो अदालत का जो आपने 2 दिन का माहौल देखा था और उसके अंदर जिस तरह की ऑब्जर्वेशंस आ रही थी, ये ऑब्जर्वेशन तो किसी और के ख़िलाफ़ नहीं थी कि जिस तरह से आप आर्मी चीफ के मामले में कर रहे हैं, तो ऐसा तो कोई हुकूमत असिस्टेंट कमिश्नर के मामले में भी नहीं करती ऐसा। फिर इसके बाद ये क्या लिख कर लाए हैं आप समरी के अंदर, फिर अगले रोज़ फिर ये क्या चीज़ लेकर आए हैं आप समरी के अंदर, फिर फलां नोटिफिकेशन में ये बात कहाँ से आ गई, ये तरीक़ाकार आपने कैसा अख्तियार कर लिया। तो उस दिन जितनी भी गुफ्तगू होती रही वो तो हुकूमत से होती रही, ऑब्जर्वेशन जितनी भी आई वो हुकूमत के बारे में आई हैं। और अगर हुकूमत ये मान लेगी कि गलतियाँ हुई हैं तो उसको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर वो इसको नहीं मानेगी तो शायद कहीं रुक जाएगी और मसाइल बढ़ा लेगी।
मेरे ख्याल में हुकूमत की अपनी जिद अना जो है वो इस मसले के लिए रुकावट बनेगी। अच्छा। देखते हैं वो क्या करते हैं। लेकिन लगारी साहब, जो 6 माह का वक्त दिया गया है कानून साजी के लिए, आपको लगता है काफी होगा हुकूमत के लिए? नहीं, हुकूमत अगर चाहे तो इसको 3 महीने में भी कर सकती है, लेकिन अगर हुकूमत यानी ये इसके बस में नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसके बस में है। हुकूमत अगर अपने आप को उस पहाड़ की जिस बुलंदी पर वो मौजूद है अगर उससे नीचे उतर सके, अगर जिस दरख्त के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से पर बैठी हुई है अगर उससे नीचे उतर आए और ज़मीन पर आकर बात करे तो शायद चीज़ें हल होना शुरू हो जाएं, शायद मामले का कोई हल निकल आए। लेकिन इस हुकूमत ने तो उसके अगले रोज़ ही फैसला आने के बाद, बल्कि उसी रोज़ ही अपोजिशन को शैतान और अपोजिशन को जो है वो गंदे अंडे और फिर अपोजिशन के साथ बात नहीं करेंगे, अपोजिशन से बात करने की ज़रूरत नहीं है, आइन में तरमीम करने की ज़रूरत नहीं है, हम आर्मी एक्ट के ज़रिए भाई तब भी जो भी काम करेंगे आपको पार्लियामेंट में जाना है, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अब तक जो कुछ होता रहा वो खिलाफ आइन था। इस सिलसिले में अदालत के पास एक अख्तियार मौजूद था कि वो इस मसले को हल कर देती और हल करने के बाद ये कहती कि अब जाकर पार्लियामेंट में करें। अगर यहाँ पर ये कि या तो इस तौसी को मान लेती कि 3 साल तौसी है, या ये कहती कि आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है, तो फिर मामला जो है वो दूसरी तरह हो जाता कि फिर आप करते रहे 3 साल तक। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ है। अब होगा ये कि अब आपको पार्लियामेंट से रजू करना पड़ेगा और पार्लियामेंट इस मसले को हल करेगी। ठीक है, पार्लियामेंट इस मसले को हल। साहब, हमें ब्रेक की जानिब बढ़ना है और नाज़रीन, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर सियासी मंजरनामे पर एक नजर डालेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मकबूजा कश्मीर की बात करेंगे। मकबूजा कश्मीर की यकबस्ता जेल में कैद 80 लाख कश्मीरियों को कैद हुए आज 119 रोज़ हो चुके हैं। लगारी साहब, हम हर प्रोग्राम में बात करते हैं कश्मीरियों के हवाले से इस उम्मीद के साथ कि शायद कश्मीर के हालात ठीक हो जाएं, लेकिन कश्मीर के हालात बदस्तूर जूं के तूं हैं। देखें, इसके कौन फरीक हैं? एक कश्मीरी अवाम फरीक हैं, एक वो काबिज़ मुल्क है, वो एक फ़रीक है जिसने कश्मीर पर कब्ज़ा किया हुआ है। एक हम फरीक हैं जहाँ पर कश्मीर को हमें दिया जाना चाहिए था, जो रेड क्लिफ अवार्ड की बददियानती की वजह से हमें वो नहीं मिला है। तो कश्मीर के ये फ़रीक हैं। एक फ़रीक उसने अपना कब्ज़ा किया, फिर उस कब्ज़े को बरकरार रखा हुआ है 72 साल से, और कश्मीरी जिद्दोजहद कर रहे हैं। उनकी जिद्दोजहद में एक रोज़ भी नागा नहीं हुआ। और एक हम हैं, हम दुनिया को जाकर इस मसले की संगीनी के बारे में उस तरह से आगाह नहीं कर पाए। एक फरीक अक़वाम मुत्तहिदा है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं। करारदादें वो हैं जो मंजूर शुदा करारदादें हैं। जनरल असम्बली ने और सलामती कौंसिल ने, इन इदारों ने करारदादें मंजूर की हैं। आलमी बिरादरी की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इस मसले को हल कराए। आलमी बिरादरी अपने छोटे छोटे अगराज़ की वजह से और अपने धंधे और कारोबार की वजह से एक पूरी की पूरी आबादी को, एक बड़े खित्ता ज़मीन को एक गासिब मुल्क के कब्ज़े में रखे हुए है और आलमी बिरादरी इस पर खामोश है। तो इसका मतलब ये है कि आलमी बिरादरी का ज़मीर सो रहा है। जब अक़वाम का, अफराद का, लोगों का ज़मीर सो जाए तो नेचर अपना काम करती है, तो फितरत अपना काम करती है, कुदरत अपना इजहार करती है। फिर आप देखेंगे जो 119 दिन से मुज़ाहमत कर रहे हैं, दुख बर्दाश्त कर रहे हैं, जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रहे हैं, वो घुटने नहीं टेकेंगे, वो सरेंडर नहीं करेंगे, वो भारत के इक़्तिदार को तस्लीम नहीं करेंगे। ये इस जुल्म और सितम को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। इस वक्त वो अपने आप सह रहे हैं, लेकिन इस जुल्म और सितम की जो है ये स्याह रात छटेगी।
सूरज तलू होगा, आज़ादी का वो दिन ज़रूर देखेंगे कश्मीर के लोग कि किस तरह से सुबह का सवेरा तलू होता है और किस तरह से तलू हो रहा है। और एक दिन आलमी बिरादरी का ज़मीर भी जागेगा और पाकिस्तान की हुकूमतों की नींव दिलाना और इनकी जो है वो इनकी नाअहली और नाक़िस कारकर्दगी की वजह से आलमी बिरादरी पर यह दबाव नहीं पड़ा है और भारत पर यह दबाव नहीं पड़ा है। ये भी दबाव पड़ेगा आलमी बिरादरी के तरफ से भी। अगर हमारी हुकूमतें खामोश हैं और वो लोगों को बहला रही हैं तो फिर पाकिस्तान के अवाम उठेंगे और इस आज़ादी के मंजिल को कश्मीरियों के साथ मिलकर हासिल करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लगाई साहब, ख़वातीन जजेस कॉन्फ्रेंस से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ख़वातीन जजेस ज़हनी दबाव से आज़ाद होकर काम करें। ज़िंदगी के हर शोबे में ख़वातीन का किरदार लगाई साहब कितना अहम है? मैं ये समझता हूँ कि बहुत अहम है। पहली दफ़ा एक 1988 की गवर्नमेंट में नहीं, उसके बाद जो गवर्नमेंट आई थी 1996 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, तो उन्होंने सुपीरियर जुडिशरी में जो है वो ख़वातीन जजेस का तकर्रुर किया था। जस्टिस तलत याकूब आई थी और जस्टिस नासरा इकबाल आई थी। यहाँ सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस माजिदा रिजवी आई थी और सुपीरियर जुडिशरी में उसके बाद ख़वातीन जजों का तकर्रुर होने का सिलसिला शुरू हुआ है और लोअर कोर्ट्स में भी ख़वातीन जजेस हैं। इंसाफ के लिए देखें ये बहुत ज़रूरी है, आपको तवाज़ुन कायम करना है। अगर आबादी आधी है तो फिर आपके पास आधे जजेस जो हैं वो ख़वातीन को होना चाहिए और उनके पास इसी तरह से मामलात लिए जाने चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी चाहिए कि वो आप ख़वातीन को आगे लाएं और उनको शामिल करें अपनी सफ़ों में। इसी तरह से ब्यूरोक्रेसी में, इसी तरह से सिस्टम के तमाम इदारों के अंदर ख़वातीन की एक बहुत ही मुतवाज़िन नुमाइंदगी होनी चाहिए और उनकी बराबरी की बुनियाद पर मिलना चाहिए। इस तरह का तभी आप आगे बढ़ सकेंगे, तभी आप बेहतर तरक्की कर सकेंगे। सही। अच्छा लगाई साहब, MQM और तहरीक इंसाफ के दरमियान अहम मुलाकात हुई है, कितनी सूदमंद साबित होगी ये मुलाकात आपके ख्याल में? हम इनसे खुश गुमानी कर सकते हैं, अच्छा गुमान रख सकते हैं, अच्छी तवक्को रख सकते हैं, बेहतर तवक्को रख सकते हैं। हम दुआ को हो सकते हैं, दुआ भी कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि सिंध के लिए जहाँ की नुमाइंदा है MQM, कराची शहर के लिए, हैदराबाद शहर के लिए, दीगर शहरों के लिए वफाक से वो कोई बेहतर मामला कर सके। इसलिए कि हम कराची के शहरी जो हैं वो सुरजानी टाउन से लेकर यहाँ MA जिन्ना रोड तक एक मुश्किल का शिकार हैं। एक ग्रीन बस का मनसूबा जो 2014 से चल रहा था, 5 साल होने को उसके आसार नज़र नहीं आ रहे हैं कभी वो प्रोजेक्ट पूरा होगा। फिर तो वफाक ने जिम्मेदारी भी ले ली थी कि बसें भी हम चलाएंगे, ऑपरेटिव भी हम होंगे, सब कुछ अब ये वफाक ने करना है। अगर MQM करा ले तो कमाल हो जाएगा। ठीक है लगाई साहब, अपने नाज़ एक वीडियो मैं दिखाना चाहूँगी। स्कूल की तालिबा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी को शर्मिंदा कर दिया। पहले आप वीडियो देखें फिर इस पर बात करेंगे। मशहूर आदमी कौन है आपके नजदीक? सबसे ज्यादा मशहूर आदमी कौन है? नवाज शरीफ सबसे अच्छी बात है। क्यों सबसे ज्यादा मशहूर है? उसकी वजह बता दे। और किसको आपके ख्याल से क्यों मशहूर है नवाज शरीफ साहब? तो गाइस साहब, क्लास की तालिबात से पूछा गया कि पाकिस्तान की सबसे मशहूर शख्सियत कौन है, तो उन्होंने आगे से कह दिया नवाज शरीफ साहब। तो ज़ाहिर है वो बच्ची का अपना एक माइंड सेट है, बच्ची का अपना एक सोच है, अप्रोच है। कहते हैं कि बच्चे गैर सियासी होते हैं। हाँ, बच्चे नहीं, एक बच्ची को आप सारे बच्चे नहीं कह सकते ना। एक बच्ची ने कहा है, हो सकता है बराबर में एक और बच्ची बैठी होती वो कहती कि इमरान खान, फिर उसके साथ एक और बच्ची बैठी होती वो कहती बिलावल भुट्टो जरदारी, फिर एक और बच्ची बैठी होती तो वो कहती मौलाना फजल रहमान। तो ये तो हो सकता है ना किसी के बारे में भी। और बच्चों का कोई इज्तिमाई कलेक्टिव वो तो नहीं था, जवाब तो नहीं था, और ना एक यकजहती के साथ उन्होंने कहा। एक बच्ची से पूछा गया, एक बच्ची ने कहा नवाज शरीफ कोई बात नहीं, इसमें तो मेरे ख्याल में फिरदौस शमीम नकवी साहब के लिए भी शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। इस तरह तो होता है। और बहरहाल बच्ची की ये जुर्रत है कि उसको पता था कि ये PTI के लीडर हैं
और उनने मुस्लिम लीग नून के लीडर का नाम लिया, तो ये तो हमारे लिए ऐसी बच्चियाँ असासा हैं कि जो मुंह के सामने और जो बिल्कुल रूबरू खड़े होकर भी जो अपने दिल की बात है वो कहें, ये तो कमाल है। ऐसे बच्चे हमारा असासा हैं। कमाल, बिल्कुल ठीक है। सिंध की हवाले से अब बात कर लेते हैं। सिंधी सकाफत से मोहब्बत के इजहार के लिए नाज़रीन आज यौम सकाफत मनाया जा रहा है। इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, वो आपको दिखाते हैं। अब इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ये हमारे मुआशरे पर क्या असरात मुरतब करते हैं? देखिए, बहुत ज़बरदस्त असरात होते हैं। रास्ते में आते हुए मुझे कुछ ताख़ीर भी हुई पहुँचने में, बर वक्त पहुँचाइए तो अल्लाह का शुक्र है कि हम प्रोग्राम में डिले नहीं हुए, लेकिन रास्ते में बहुत टोलियाँ थीं। अच्छा, ऐसा नहीं था कि सिंधी स्पीकिंग ही रैलियाँ निकाल रहे थे। मैंने खुद देखा पश्तो स्पीकिंग थे, मैंने खुद देखा कि वहाँ पर पंजाबी स्पीकिंग थे, बलोच थे और बड़ी तादाद में सराइकी बोलने वाले थे, और वो साथ मिलकर अजरक ओढ़े हुए, टोपियाँ सिंधी पहने हुए, अपने अपने अंदाज में, अपने अपने तरीके से वो यकजहती का इज़हार, और उर्दू बोलने वाले। कमाल था कि अब मुझे तो लग रहा था कि सारे के सारे दोस्त जो हैं वो बड़ी तादाद में आए हैं और अक्सरियत में आए हैं उर्दू स्पीकिंग। वो उन्होंने टोपियाँ उड़ी हुई थी, उन्होंने अजरक पहनी हुई थी। एक बड़ा दिलकश नज़ारा रास्ते भर में देखता हुआ आया हूँ, और जगह जगह पर टोलियां हैं और वो इसका जश्न मना रहे हैं और कल्चर डे मना रहे हैं, और रंगों की बहार आई हुई है। ऐसा लगता है कि थरपार कर उठकर यहाँ पहुँचा है, बदीन उठकर यहाँ पहुँचा है। ऐसा लगता है कि ठट्ठा जो है वो कश्तियों समेत यहाँ पहुँच गया है। वहाँ का जो केटी बंदर का और वहाँ के इलाकों का जो समंदर का माहीगीर है वो यहाँ पहुँच गया है। इसी तरह से लग रहा था कि जनाब ऐसा कि दादू का जो खीरथर का जबल है वहाँ का जो बलोच और सिंधी वहाँ का यहाँ उठकर आ गया ऐसा। और ये बिल्कुल यहाँ के नाज़माबाद, लियाकताबाद और नाट नाज़माबाद और कुरंगी, लांढी के जितने उर्दू स्पीकिंग थे वो उठकर वहाँ पहुँचे। एक ज़बरदस्त किस्म का इवेंट था। बहुत लोग एक यकजहती के साथ, मोहब्बत के साथ चल रहे थे। शेरशाह से वो जो है पश्तून आए हुए थे, वो आकर इसको देख रहे थे। गुलिस्तान जौहर से जो है मैंने देखा वहाँ पर कि वो आए हुए थे, सराइकी स्पीकिंग आए हुए थे बड़ी तादाद में। वो सब लोग जो है इस जश्न मना रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है लगारी साहब, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले हफ्ते फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।